नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा क्या फोकस होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे जो टैरिफ लगाए हैं उसके क्या रिपरकशन होंगे, इंडियन गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स होने वाला है और हमें इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को किस तरीके से लेना चाहिए, और क्या ये ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो इंडिया यूएस रिलेशन में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। सो विल लुक इनटू दिस। एंड देन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली एक बार फिर डिबेट में है, तो इसको थोड़ा समझा जाएगा, स्पीकर की पावर्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, और किन बातों को लेके जो है स्पीकर का पार्टीशन होना हमारे लिए जरूरी है। मतलब ये मामला आप देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन का होता है। ओके, तो वी विल बी लुकिंग इनटू दिस, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देन इंडियन गवर्नमेंट मींस इंडिया इज एक्वायरिंग द एडवांस फ्रिगेट, एक और नया फ्रिगेट है, तो उसके बारे में जानकारी हम देंगे थोड़ी सी। और हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर से रिलेटेड क्या प्रोविजनिंग है, सो वी हैव दिस एडिटोरियल एंड वी विल बी कवरिंग दैट। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जो इलेक्टोरल एक्टिविटी हुई है उसको लेके क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो वी विल बी लुकिंग इनटू दिस। दिस इज अगेन एन एडिटोरियल, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये, इसको समझा जाएगा। ठीक है, दोनों एडिटोरियल्स वी विल बी डिस्कसिंग। और ग्रीन टेक्नोलॉजी आज की डेट में क्यों जरूरी है और फ्यूचर कैसे हमारा इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। और इंडिया यूएस रिलेशन में बहुत बड़ा जो शिफ्ट है, मतलब इसे एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट बोला जा रहा है। इट इज नॉट एन इजी शिफ्ट, इट्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट दैट इज बेसिकली टेकिंग प्लेस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर लेके क्या वाकई कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। तो ये सारी डिबेट्स आज की क्लास में हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन एंड द फ्रंट पेज न्यूज, बड़ी खबर दैट इज रिलेटेड टू कि भी ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया और काफी बुरा बोला उन्होंने। नॉट जस्ट दैट, बेसिकली यूएस इज एंगेजिंग विद पाकिस्तान, और ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्सपोर्ट ऑयल टू इंडिया। सो दिस वाज, यू कैन से, अ न्यू डेवलपमेंट। और आप देख सकते हैं कि ये ऐसा हुआ क्या है कि यूएस और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज ऑल्सो अ डील मेकर। क्लियर, यूएस इज ऑल्सो अ डील मेकर, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ डील मेकर। इंडिया का अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हमारे लिए हमारे फार्मर्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, प्लस हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है वो हमारे लिए जरूरी है। और यूएस एक तरीके से डिक्टेट करना चाहता था इस पूरे ट्रेड डील को, विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। एंड कंसिडरिंग दैट अब ये टैरिफ आ रहा है तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की अगर आप बात करते हो तो वी आर, यू कैन से, क्वाइट एट अ ब्राइट स्पॉट, जैसा बोला गया है, बिल्कुल सही बात है। हम अभी भी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, विदाउट अ डाउट। क्लियर, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ तो सभी लोग ट्रेड करना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट विल डेफिनेटली बी देयर, बिल्कुल ऐसा होगा ही होगा। एंड देर आर अदर थिंग्स दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड। देखिए अभी रिसेंटली, चाहे आप यूरोपियन यूनियन की बात कर लो, चाहे यूके की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, है ना, वी आर इन अ नेगोशिएशन विद दीज कंट्रीज। बेसिकली यूरोपियन यूनियन के साथ ही सिर्फ नेगोशिएशन चल रही है, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो चीजें ऑलरेडी फाइनलाइज है, वो तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही हैं। दैट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट वी आर कंक्लूडिंग। ओके, सो ऐसा नहीं है कि यूएस अगर हमारे साथ नहीं आएगा तो हमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम बाकी कंट्रीज के साथ जो है अपने ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, तो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट विच इज टेकिंग प्लेस। क्लियर, अब इसी न्यूज को थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल सा फंडा है, वो कहते हैं कि द वे इंडिया इज बिहेविंग वो चलेगा नहीं। देखिए, इंडिया की एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक, दैट वी डोंट टेक साइड्स, है ना, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पॉइंट बोला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, आजकल की दुनिया इतनी ज्यादा पोलराइज्ड वर्ल्ड है, और इस पोलराइज्ड वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, यू कांट बी न्यूट्रल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन न्यूट्रल। क्लियर, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको साइड्स लेने ही पड़ेंगे। तो आइदर वी कैन बी विद यूएस और वी कैन विद रशिया और से चाइना। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ जो है बीच में रहेंगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करते रहेंगे। तो आपके जो दूसरे देश हैं, जो दोस्त हैं, जैसे यूएस, आई वुड रेट इट एज अ फ्रेंड, तो वो भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडिया इंटरनेशनल मैटर्स पे लेके कैसे न्यूट्रल रह सकता है, चाहे वो इसराइल का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो। सो दे आर पॉइंटिंग आउट दीज थिंग्स एंड स्पेसिफिकली दे आर रेजिंग द कोस्ट। ओके,
तो वो हमारे लिए एक तरीके से कोस्ट रेज कर रहे हैं कि भाई इंडिया, अब आप ऐसे न्यूट्रल नहीं रह सकते हो, अगर आप रशिया के साथ एंगेज करोगे तो फिर दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो ये सारे पॉइंट्स भी इसमें मिक्स हो रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट द इंडिया यूएस ट्रेड पर से, आप ये मान के चलिए कि यहाँ ग्लोबल पॉलिटिक्स का एंगल भी बीच में आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न भी किया है कि इंडिया जो है अगर रशिया से तेल लेता रहेगा, अपने जो है इक्वेशंस ऐसे मेंटेन करके रखेगा, तो यूएस के साथ जो है वो ट्रेड रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता है। एंड दे हैव मेड दिस स्टेटमेंट, टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। ओके, सो ही रेटेड अस एज अ डाउन डेड इकोनॉमी, बट ही इज मिसिंग आउट ऑन वन पॉइंट कि इंडियन इकोनॉमी की मेन खासियत क्या है। क्लियर? तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, है ना? तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना। तो हम लोग कंज्यूम खुद ही कर लेते हैं, इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट। क्लियर? तो जब हम बड़ी मार्केट हैं और हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर हमारा, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते हैं। ठीक, हम चाइना की तरह नहीं है कि एक्सपोर्ट सेंटर्ड हमारी इकोनॉमी है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो डोनाल्ड ट्रंप इज मिसिंग आउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, शायद उनको इतना पता नहीं है। तो ये बात समझनी है कि भाई इंडिया की अपनी रेजिलियंट है, तभी तो वहां पे बोला गया है कि ये जो है ब्राइट स्पॉट है। दुनिया के अंदर कहीं पे मर्जी स्लो डाउन आ जाए, कुछ भी उछल पुछल हो जाए, ठीक है, हम लोग बहुत रेजिलियंस के साथ जो है अपनी इकोनॉमी सस्टेन कर जाते हैं। एंड यू हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स। 2008 के अंदर जब सब प्राइम क्राइसिस आया, अगेन इंडिया वाज, यू कैन से डूइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम पूरी तरीके से मतलब ठीक चल रहे थे, बट मोर और लेस वी वर कंपेरेटिवली, वी वर इन अ ब्राइट स्पॉट एट दैट टाइम एज वेल। सो दैट इज व्हाट हैज बीन पॉइंटेड आउट। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि इकोनॉमिकली हम बहुत ही ब्राइट स्पॉट पे हैं ग्लोबली, एंड वी हैव टू, यू कैन से, मेंटेन आवर इक्वेशंस, और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हम रशिया के साथ अपनी इक्वेशन को मेंटेन करके रखेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए भी हमें टारगेट किया। प्लस वो कहते हैं कि ये ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं और ये जो डी डॉलराइजेशन की बातें हो रही हैं, ठीक, सो दे आर नॉट लाइकिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल। एंड कहीं ना कहीं इंडिया भी जो है डी डॉलराइजेशन के पक्ष में है, क्योंकि ये डॉलर की जो पावर है वो जबरदस्ती आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी किसी यूएस की प्रॉब्लम के साथ लिंक कर देती है। अब हम तो नहीं चाहेंगे ना यूएस की कोई प्रॉब्लम है उसके साथ हमारा क्या लिंकेज हो, बट बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में है, डॉलर की वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती है, तो योर इकोनॉमी इज ऑल्सो इम्पैक्टेड। क्लियर? सो देन ही मेड अ पॉइंट कि भी इंडिया में बहुत सारे हाई टैरिफ हैं, तो हाई टैरिफ की प्रॉब्लम उन्होंने हाईलाइट की है। देन लार्ज स्केल ट्रेड ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल यूएस के साथ है, बेसिकली 41 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट जो है वो यूएस बेसिकली इंडिया के साथ फेस करता है। एंड दे वांट टू ब्रिज दैट गैप, उस गैप को जो है ब्रिज करना चाहते हैं वो। बट देर आर वेज टू ब्रिज, है ना? ऐसे नहीं हो सकता कि भी आप जो है जबरदस्ती हमें फोर्स करें चीजों के लिए। तो देर आर वेज टू डू थिंग्स। ओके, सो देन ही हाईलाइटेड देर आर मैनी नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स दैट आर एग्जिस्टिंग। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई यहाँ पे। अच्छा, अब एट प्रेजेंट व्हाट इज द सिनेरियो, देखिए, अगर आप एनर्जी ट्रेड सैंक्शंस की बात करें, यूएस sanctioned 6 Indian companies and 5 Indian nationals over energy trade with Iran. That is first point they are making. Then Trump announced deal between US and Pakistan on developing oil reserves. So अब इसके अंदर एक और एंगल भी समझना है आपको। जो ट्रम्प फैमिली है ना, ट्रम्प फैमिली इज एंगेजिंग विद पाकिस्तान, ये भी है यहाँ पे। तो उनके जो खुद के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, दैट इज ऑल्सो नेविगेटिंग यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, ऐसा भी बोल सकते हो आप। अब इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है भाई, हमने बोल दिया कि भाई हमने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के इस रिमार्क को। एंड इंडियन गवर्नमेंट रिव्यू कर रहा है, इम्पैक्ट देखेगा कि 25% टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होगा, पेनल्टी का क्या इम्पैक्ट होगा, है ना? तो कंसल्टेशंस जो हैं भाई वो तो चल ही रहेंगी, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी हम बातचीत करेंगे। बट हमारा एक फोकस क्लियर है कि वी विल बी प्रोटेक्टिंग आवर फार्मर्स, वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपोर्टर्स एंड एमएसएमई सेक्टर। हम इनको प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। ठीक, अब आप एक चीज समझिए कि ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं जितने भी हैं, है ना, तो ये जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, आपको एक बात समझनी चाहिए, व्हेन दे वर डेवलपिंग, पास्ट में वो भी प्रोटेक्शनिज्म करते थे। ओके, सो इंडिया अभी
उस पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं है कि हम आउटराइटली जाके इनके साथ compete करेंगे, तो इसीलिए हमें ये प्रोटेक्शनिज्म करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को उठाओगे तो यू विल फाउंड ऑल दीज कंट्रीज दे ऑल डिड दिस प्रोटेक्शनिज्म, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्लियर? तो राइट नाउ व्हाट डू दे वांट इंडिया टू बी ओपन, बट दे हैव मिस्ड द पास्ट। पास्ट के अंदर इनका रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है ना, आप कैसे इंडिया को बिल्कुल एकदम फोर्स कर सकते हो? हमें तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर? तो दिस इज हाउ इट इज। तो वी हैव अ ट्रेड एग्रीमेंट्स, मैंने आपको बताया कि यूरोप के साथ हम ऑलरेडी कंक्लूड मतलब प्रोसेस में है, वेर बहुत जल्दी होने वाला है। तो यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी एट प्रेजेंट क्या है कि भी देर आर लॉट ऑफ स्कोप्स दैट वी कैन एक्सप्लोर, बहुत चीजें हैं एक्सप्लोर करने की। इट्स अप टू अस, आई वुड से कि हमें जो है इसको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए, एंड वी नीड टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू। कि भाई ये ना हो कि यूएस के साथ अगर जो हमारा मान लो ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, तो आप कहीं और जाके अपने ट्रेड को इंप्रूव करने का सोचिए। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। क्लियर? तो इंडिया का जो नेशनल इकोनॉमिक आउटलुक है, वी वांट इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ, हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इंक्लूसिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर एंड अदर पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको जरूर जो है हमें सपोर्ट देने की जरूरत है। क्लियर? तो दिस इज हाउ द की पॉइंट इज, बट यूएस कैन नॉट बी, यू कैन से, मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग विथ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो होने ही वाला है ना कुछ साल में, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे होंगे, तो धक्का तो उनको भी है। क्लियर? अब देखिए ट्रम्प का क्रिटिसिज्म किस तरीके का रहा। तो इन्होंने कहा कि इंडियन ट्रेड प्रैक्टिसेस आर नॉट गुड, एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे एडिशनल टैरिफ्स लगाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो पुटिंग अप टैरिफ, मतलब वो हम पे लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प और पेनल्टी लगा रहे हैं। एंड दे सेड दैट इंडिया यूएस ट्रेड वाज $186 बिलियन, जिसके अंदर $41 बिलियन का सरप्लस है इंडिया के फेवर में। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रही है। क्लियर? एंड पैरेलल टू दैट पाकिस्तान के साथ उन्होंने ट्रेड डील की है। आई डोंट नो कितने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड डील की होगी, बट डेफिनेटली नॉट, इट कुड नॉट बी दैट पर्टिकुलर स्केल। ये $186 बिलियन जितना स्केल तो हो नहीं सकता ना पाकिस्तान के साथ जो यूएस कर रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट वन हैज टू सी, है ना, ये सारी चीजें समझनी है। अब देखिए मेंस 2018 का सवाल है, जिसमें कह रहा है कि हाउ वुड द रीसेंट फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इज गोइंग टू अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो करेंसी प्रोटेक्शनिज्म का काम करता है चाइना, तो दिस इज बेसिकली हाईलाइटिंग यूएस चाइना ट्रेड वॉर। क्लियर? अब ये जो ट्रेड वॉर है, आप ये देखिए कि इसी का ही एक्सपेंशन है, that Donald Trump is basically now targeting all other trading nations। ठीक? कि इसी को एक्सपैंड करते हुए बाकियों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये मेजर जो ट्रेड डेफिसिट हमारे साथ तो $41 बिलियन का है, चाइना के साथ इनका ट्रेड डेफिसिट कुछ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर है। तो दे आर रियलाइजिंग दिस पॉइंट, और जहां जहां से भी ये ट्रेड डेफिसिट है उस गैप को यूएस और डोनाल्ड ट्रंप फिल करना चाहते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, है ना। तो ऐसा चल रहा है। बाकी इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे जरूर इम्पैक्ट होती है, बिल्कुल होगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि भी ये डील जो है हमारे लिए कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करेगी, मतलब द टैरिफ हाइक, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा, थोड़ा होगा। वही गवर्नमेंट यहाँ पे स्टडी करेगी, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल ऑल्सो रेप्लिकेट। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हमें भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा, बिकॉज 25% टैरिफ इज टू हाई, एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, दैट इज व्हाट योर गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैलकुलेट नाउ। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट न्यूज इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस। स्पेशल एनआईए कोर्ट अक्विट्स 7 एक्यूज्ड इन मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट। ओके, तो ये बेसिकली बोला जा रहा है कि सैफरन टेररिज्म को लाने के लिए किया जा रहा था, है ना, कि एक इमेज पोर्ट्रे की जा रही थी कि देर इज समथिंग कॉल्ड सैफरन टेररिज्म, और उस इमेज को बेसिकली ठीक करने, मतलब अब कोर्ट का जजमेंट आ गया तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो कोर्ट हैज फाउंड दैट देर इज, यू कैन से, नो सब्सटेंशियल एविडेंस जो इनके अगेंस्ट जा रहा हो, कोई एविडेंस ऐसा नहीं है। देखिए कोर्ट सजा कब देता है, दैट इन द केस ऑफ गिल्टी बियॉन्ड डाउट। ओके, तो टिल द टाइम दिस डाउट इज एग्जिस्टिंग, जब तक डाउट रहेगा तब तक आप किसी को सजा नहीं दे सकते। एविडेंस नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग हाइलाइटेड हियर। क्लियर? आगे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप तेलंगाना स्पीकर ओवर द पेंडिंग डिफेक्शन पिटीशन अगेंस्ट 10 बीआरएस एमएलएज। ओके,
तो देखिए डिफेक्शन का मामला क्या होता है, ठीक, मतलब ये इस तरीके से देखा जाता है कि पोस्ट इलेक्शन इफ समवन इज चेंजिंग द पार्टी, है ना, कोई अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, कोई इलेक्टेड मेंबर, ओके, इलेक्टेड मेंबर अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है तो इन दैट केस इट इज अ केस ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, तो उसे डिफेक्शन माना जाता है। और पहले क्या होता था कि सरकार की स्टेबिलिटी ही नहीं रहती थी, हर आदमी पॉलिटिकल मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज बन के और अपनी पार्टी चेंज कर लेता था। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए दिस आइडिया वाज ब्रॉट इन। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ हम लेके आए और 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर लॉ कि कोई भी अपने मन से जो है अपनी पार्टियां चेंज ना करे, तो वी हैव टू डिस्करेज दिस पर्टिकुलर डिफेक्शन, ठीक है। इस डिफेक्शन को डिस्करेज करना जरूरी भी है। अगेन आई टोल्ड यू अबाउट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना, नहीं तो सरकार कभी बनेगी ही नहीं, सरकार बनती बढ़ती रहेगी। इलेक्शन हुए, किसी ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, वो तो पार्टी चेंज कर लेंगे। या पैसे के लेके भी होता है, तो बहुत सारे हमारे एमएलए एमपीज जो है, मतलब एमएलए प्रिसाइजली, उनको बाय करने का भी काम चलता है, ठीक है। तो जिसे बोला जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। तो हॉर्स ट्रेडिंग जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए भी ये एंटी डिफेक्शन काम करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, इसमें प्रॉब्लम ये कहा कि इस मामले में स्पीकर इज गोइंग टू डिसाइड, स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये एंटी डिफेक्शन का मामला है कि नहीं, और इस डिसीजन को लेके देयर इज नो टाइम लिमिट दैट इज मेंशन, कोई टाइम लिमिट यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। और ऐसे में हमने कई बार देखा है कि भी स्पीकर डिसाइड ही नहीं करते। हरियाणा के केस में हुआ था, विधानसभा के मेंबर्स थे, तो एंटी डिफेक्शन का मामला आया, स्पीकर ने 5 साल तक डिसाइड ही नहीं किया, वो मंत्री भी बन के रहे और गवर्नमेंट का पार्ट बने। सो इसीलिए इसको थोड़ा मतलब अभी रिफॉर्म करने की जरूरत है, कि इसके अंदर भी टाइम लिमिट डालने की जरूरत है। आपने देखा होगा ना कि गवर्नर की पावर को लेके टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस किया गया है, ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस। गवर्नमेंट हो, गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, है ना, वो जो डिस्प्यूट चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 200 201, तो वो जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस की है। लाइक वेज इसके अंदर भी हमें टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो ये जो नॉन डिसाइड करना, नॉन यू कैन से डिसीजन मेकिंग है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, उसको सुधारने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप सवाल देखिए, मेंस 2023 में सवाल आया, 2020 में सवाल आया, तो 23 में कहता है कि डिस्कस द रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली ये सवाल किस चीज को हाईलाइट किया कर रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है कि जो हमारे यहाँ पे स्पीकर बनते हैं, ठीक, स्पीकर इज बायस्ड, है ना, स्पीकर इज बायस्ड, स्पीकर इज एसोसिएटेड विद अ पार्टी। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अच्छा, आप दूसरा सवाल देखिए, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। तो ये वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना बेसिकली बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम, कि एक बार जो स्पीकर बना देते हैं उनको स्पीकर बने रहने देते हैं, और सारी पार्टीज ये कंसेंसस के साथ काम करती हैं कि ठीक है, चलने दो, यही स्पीकर होंगे, ओके, और कोई भी अपना कैंडिडेट उनके अगेंस्ट प्लेस नहीं करता। तो इसीलिए वहां के स्पीकर साहब थोड़े न्यूट्रल रहते हैं, नॉन पार्टीसन रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, तो जो स्पीकर हैं हमारे, ओके, स्पीकर डजंट रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, क्योंकि अगली बार भी इलेक्शन लड़ना होता है ना, तो पार्टी का पार्ट वो रहते हैं, ओके। ये मत सोचिएगा कि उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया है, वो पार्टी से रिजाइन नहीं करते हैं, और करना चाहिए वो बात अलग है, बट वो करते नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और इस केस में भी यही होता है कि डिफेक्शन के मामले में स्पीकर तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं को ही सपोर्ट करता है, और इसलिए जो है कोई प्रॉब्लम एज सच वो नहीं आने देते, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए आप,
तो ये पहले तो 2014 प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो कि भाई ये सीधा पूछ रहे हैं कि भाई किस शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन के प्रोविजन है। सो इट इज 10th शेड्यूल, ठीक। अब ये 2022 का सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दे आर सेइंग द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी विद इन 6 months ऑन बीइंग अपॉइंटेड। देखिए, इट इज नॉट विद इन, इट इज आफ्टर 6 months, है ना। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 months के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर कर लेता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। क्लियर? तो ये रॉन्ग हो गया, विद इन 6 मंथ करेगा तो थोड़ा ना डिस्क्वालीफाई होगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। तो ये प्रीलिम्स 2022 का सवाल है। क्लियर? तो ये सवाल आपको समझ गए कि स्पीकर फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है और कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, और उसी का ही पूरा डिबेट यहाँ पे चल रहा है। एंड वी विल बी होपफुल कि भी सुप्रीम कोर्ट अब इसके अंदर कोई टाइम लिमिट लेके आए, क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट के ऊपर अगर टाइम लिमिट आ सकती है तो इसके ऊपर भी लाई जा सकती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देन मूव टू नेक्स्ट बेसिकली न्यूज, एडवांस फ्रिगेट एक और ऐड किया गया हमारे यहाँ पे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आईएनएस हिमगिरी, ठीक। तो दैट्स अ न्यू फ्रिगेट दैट हैज बीन एडेड, ओके। और अब इसके अंदर पॉइंट आप देखिए कि ये याद भी रखना है कि ये फ्रिगेट है बेसिकली, है ना। और इस फ्रिगेट को किस प्रोविजन के अंडर ऐड किया गया है, दैट इज द प्रोजेक्ट 17A विच इज गोइंग ऑन, और उसके अंडर ये हिमगिरी आया है। इट्स अ नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, ओके। याद हो गया ये? तो इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, ये याद रखना। फ्रिगेट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ नेवी शिप, ठीक, बड़ा शिप होता है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको जो इसके अंदर पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2016 प्रीलिम्स का सवाल है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारिणी, दैट वाज इन न्यूज। सो बेसिकली ये आईएनएस अस्त्रधारिणी उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, और ये टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल था। इट वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड। और अगर हम प्रेजेंट ट्रेंड देखेंगे, क्लियर, जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अंदर डिफेंस रिलेटेड सवाल हर साल पूछा जा रहा है। तो वी शुड बी वेरी, यू कैन से, अलर्टफुल ऑफ थिंग्स दैट आर देयर। हमें बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले तो देखिए आपको एकदम से ये इलेक्टोरल रिवीजन करने की जरूरत क्या पड़ गई। सबको डाउट आना चाहिए ना भाई, एकदम से क्या आपको जरूरत पड़ गई। ओके, बिकॉज पॉइंट इज दिस, in less time they are asking for documents, क्लियर, कि जो भी बिहार के लोग हैं उनको अपने सिटीजनशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे यहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इट्स अ टेक्निकल अपडेट, और कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं है। आप एक तरीके से विद इन मंथ सिटीजन से उनके सिटीजनशिप प्रूफ मांग रहे हो, और इसका प्रॉब्लम क्या होगा, उसके बेस पे अगर आप किसी का वोटिंग कार्ड रद्द कर रहे हो, देयर इज अ रिस्क ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ मिलियंस हु कैन नॉट कंप्लाई। अब देखो, बहुत से ऐसे हैं कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। एज देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, आधी जनता को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही है। नॉर्मली क्या है कि एक्टिविटी कीजिए, लेकिन जो पंचायत होती है, पंचायत को लूप में लेना बहुत जरूरी है। लोकल बॉडीज को लूप में लेते तो लास्ट बेसिकली जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी है उस तक इलेक्शन कमीशन का मैसेज पहुंच जाता। लेकिन अभी मुझे डाउट है कि किसी आदमी को इतने डिटेल में, कोई मान लो पुअर है, अनअवेयर्ड है, जिसके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, क्या उसको भी ये पता होगा? वोट तो वो बहुत सालों से करता आ रहा है ना, बट क्या उसको भी ये पता होगा कि इस टाइप की चीज कोई एक्टिविटी चल रही है? एंड दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है, और अगर आप किसी को उनके वोटिंग राइट्स से डिनाई कर देते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक पार्ट, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इंडियाज फाउंडिंग प्रिंसिपल्स आप समझेंगे, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल एडल्ट्स, दैट इज व्हाट वी वांट। एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमें जो है इंक्लूसिव वोटिंग प्रोसेस बनाना है, जिसके अंदर
बेसिकली वन वोट वन वैल्यू, है ना, ये फंडा हम लोग लेके आए हैं, तो सभी लोग एक तरीके से अपनी इस वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करते हैं। एंड देन खासकर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए वोट एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर अपलिफ्टमेंट। उनको ऐसा लगता है कि हमारे वोट की पावर के कारण ये जो लीडर्स हैं ये हम पे ध्यान देंगे, तो दे यूज इट एज अ टूल ऑफ अपलिफ्टमेंट। ठीक, ये सब जानकारी जरूरी है। अच्छा, अब अगर सपोज के लिए दैट वी कैन टेक अ फेयर नंबर, तो कई लोग कह रहे हैं कि 20 लाख पीपल, सपोज 20 लाख पीपल आर आउट, इतने बड़े स्केल पे अगर आपने लोगों के वोट रद्द कर दिए, अगेन इट इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिकॉज कुछ जो क्लोजली कंटेस्टेड सीट्स होती हैं वहां पे तो 100-200 वोट्स पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो कैच है हमें समझनी है यहाँ पे। देन रिस्क एंड द पास्ट वार्निंग्स अगर आप समझे, तो टैक्टिक्स जो है असम, है ना, वहां पे भी इस तरीके का किया गया है, बट नाउ मीन्स हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत लोग वहां पे स्टेटलेस हो गए हैं। और ये दिक्कत है, मतलब हमें हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया वोटिंग राइट एज फंडामेंटल एंड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट विदाउट ड्यू प्रोसेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि आप रैंडमली जो है किसी को मान लो अवेयरनेस नहीं है और उसका वोटिंग राइट छीन लोगे, तो ये तो चीज नहीं हो सकती। क्लियर। तो अगेन मैंने आपको बताया कि पंचायत के लेवल पे अगर एफर्ट करती गवर्नमेंट प्लान करके, तो आप बोल सकते थे कि थिंग्स आर स्मूथ और चीजें ठीक चलती, बट एट प्रेजेंट तो इट इज नॉट वर्किंग। ठीक। तो करंट चैलेंजेस देखिए, द इलेक्शन कमीशन फोकसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकलिटीज, निग्लेक्टिंग द ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। ओके। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की बात करें तो यहाँ से पुअर जो लोग होते हैं वो मेजरली इम्पैक्ट होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड ऑन टू सिटीजन, थ्रेटनिंग द इक्वल पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, कि भाई अब जनता को लेके आना है यहाँ पे अपने लिए, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो आपने प्रिज्यूम तो यही कर लिया ना कि सामने वाला सिटीजन नहीं है। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर। अब देखिए, सिटीजनशिप इज ट्रीटेड एज प्रिविलेज नॉट अ राइट। ओके, तो ये प्रिविलेज है जो देनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें जो है पूरे ख्याल में रख के अब इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने बोल तो दिया है वैसे कि भाई अगर बड़े स्केल पे ज्यादा लोग अगर इससे बाहर हो रहे हो, तो अगेन द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू इंटरवीन। तो थिंग्स आर नॉट एंडिंग हियर, दोबारा जो है कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन कर सकता है। ठीक है। सो दैट हैज बीन द डेवलपमेंट, और ये बड़ी चीज है यहाँ पे कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट आएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रू सेंस में हमारा प्रोटेक्टर है। सो दिस इज हाउ यू कैन से थिंग्स हैव बीन। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए कि कितने सालों तक ये पूरी चीज चलती रही। देखिए जो भी इसका आउटकम हुआ है, बट एक चीज तो है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतने सालों तक इनके अगेंस्ट ये काम होता रहा, और आप खुद भी सोचिए कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट है ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में। तो दूसरी चीज, इससे एक और चीज हाईलाइट होती है, दैट इज मिस यूज ऑफ एजेंसी एंड पावर। तो उस टाइम पे कैसे जो है, मतलब एनआईए कोर्ट इनके अगेंस्ट केस लगा देता है, और प्रेजेंटली कैसे जो है ये अक्विट हो जाते हैं। अगेन इट रेजेस अ डाउट ओवर एजेंसीज। सवाल इनके ऊपर है कि क्या ट्रू सेंस में हमारी एजेंसीज फेयरली काम करती हैं। तो ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, है ना, दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड। ओके। तो इससे दूसरा मतलब क्या दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बिकॉज आप इतने साल तक इस कोर्ट को चला रहे हो, इस जजमेंट को चला रहे हो, कितने साल हो गए देखिए। तो किसी की लाइफ इस तरीके से छीन लेना ये तो गलत है। ठीक है। तो दैट हैज बीन द की पॉइंट। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है इसको लेके पता ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते कि कौन ट्रू सेंस में सही है। तो ये दिक्कत आ रही है, और मतलब इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह इज गोइंग टू बी देयर एज वाइस चीफ। ओके। तो वैसे तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल
whatever is happening in the country, we need to be knowing that. अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी हैज ruined इंडियाज इकोनॉमी, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी. ओके, तो दिस इज हाउ मींस ऑपोजिशन इज इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज गोइंग टू मेक योर गवर्नमेंट अकाउंटेबल. आपकी सरकार तभी अकाउंटेबल होगी. सो दैट इज द की पॉइंट. ठीक, अब आप इसके अंदर आगे देखेंगे. सो मलेरियाज न्यू फ्रंटलाइन वैक्सीन इनोवेशन एंड इंडियन एंड गेम. ओके, सो इसके अंदर मैं आपको एक जो मतलब इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के बेस पे कुछ डाटा है. देखिए, एवरी ईयर 294 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड दे आर बेसिकली इन्फेक्टेड बाय दिस मलेरिया. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. और दूसरी चीज अगर आपको देखनी है कि देखो ये जो मलेरिया का प्लास्मोडियम है, बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को रिफॉर्म करता जा रहा है. ये रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है. ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है कि ये जो रेजिस्टेंस आ रही है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम होगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा. दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो वो दिक्कत यहाँ पे बताई जाती है. अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज मैं आपको काम की बता दूं जो इस आज के इस न्यूज आर्टिकल से है कि देखिए अफ्रीका के अंदर कौन सा वेरिएंट पॉपुलर है. ठीक, अफ्रीका में ज्यादातर जो वेरिएंट इसका आ रहा है दैट इज प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम. ये याद रखना है, प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम. ठीक, ये अफ्रीका में ज्यादा पॉपुलर है. अगर आप एशिया की बात करते हो या इंडिया की बात करते हो, हमारे यहाँ पे बेसिकली इंडिया में खासकर, नॉट एशिया, इंडिया में प्लास्मोडियम वीवैक्स ये वेरिएंट ज्यादा जो है नुकसान करता है. ठीक है, तो ये आपने याद रख लिया कि प्लास्मोडियम करने के कारण जो है ये सब जो मलेरिया वगैरह फैलता है. मॉस्किटो इज अ वेक्टर, मॉस्किटो तो वेक्टर है सिर्फ. अब ये वैक्सीन हमने बनाई है और ये वैक्सीन जो है काफी इफेक्टिव है. इंडिया के अंदर खासकर इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है. अब देखो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि ट्राइबल बेल्ट खासकर इस मलेरिया से काफी इन्फेक्टेड होती है, जैसे झारखंड जैसे स्टेट के अंदर. ठीक है, तो ये बहुत ही हाईली वल्नरेबल एरियाज में से आते हैं जहाँ पे हमें लोगों को ठीक करना है. एंड दिस वैक्सीन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल देयर. बट ये रेजिस्टेंस जो है ये साथ के साथ और भी डेवलप करता जाएगा, तो वी हैव टू बी वेरी क्लोजली, हमें इसे वॉच करना पड़ेगा. ठीक, सो वी हैव सीन दिस. आगे चलते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर के बारे में बात करते हैं. तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस दी है अर्ली चाइल्ड केयर को. ओके, तो बेसिकली नर्सरी के अराउंड की बात हो रही है. मान ली नर्सरी केजी में भेजा जाता है तो उस उस एजुकेशन के पार्ट को भी इंपॉर्टेंस दी गई है. ठीक, तो हम बात कर रहे हैं प्री स्कूल क्लासेस की. 3 to 6 के एज ग्रुप में आप जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये चीजें फैसिलिटेट की जाएंगी अलोंग विद आंगनवाड़ीज. ठीक है, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स में तो होता ही ऐसा, मतलब प्राइवेट तो सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं. बट नाउ इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल दीज फैसिलिटीज विल बी मेड अवेलेबल अलोंग विद आंगनवाड़ी. तो ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ी के थ्रू ये सारा कुछ होगा. अलोंग विद आंगनवाड़ी दिस इज द फैसिलिटी दैट वी विल बी फैसिलिटेटिंग. ठीक, अब आपको एक चीज समझनी है कि देर आर सम डाटा विच इज इम्पोर्टेंट. तो 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पे. ओके, और फ्यूचर में आपको जो है प्री स्कूल क्लासेस लगानी पड़ेंगी तो आंगनवाड़ी का नंबर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं. दैट कैन ऑल्सो बी डन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे आर यूजिंग समग्र शिक्षा स्कीम फॉर एक्सपेंशन. लेकिन अभी तक जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी इनकंसिस्टेंट है. तो मतलब इनकंसिस्टेंट है तो आपको समझना है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है ना. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इम्प्रूव. तो ये सारी चीजें हैं. अच्छा, अब एक पॉइंट और समझना है कि जो एजुकेशन होता है आपका, तो एजुकेशन इज अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट. ठीक, ये कंकरेंट लिस्ट में होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है यहाँ पे. तो वन हैज टू अंडरस्टैंड द स्टेट गवर्नमेंट्स रोल. और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की
डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज हैं, सबकी अपनी कैपेसिटी है। सो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अब माइग्रेशन फ्रॉम आंगनवाड़ी टू स्कूल की बात करें तो प्रेफरेंस फॉर प्री स्कूल क्लासेस इन स्कूल्स स्पेशली ऑब्जर्व्ड इन दादरा नगर हवेली, है ना। और काफ़ी जगहों पे जो है ये प्रेफरेंस चल रही है। आंगनवाड़ी दे आर फेसिंग डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी प्लस नाउ ऑप्शंस आर अवेलेबल। पेरेंट्स को ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन प्राइवेट एंटिटीज, वो पार्ट चल रहा है यहाँ पे। तो अगर किसी को प्राइवेट में क्वालिटी मिलेगी, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो व्हाई विल दे बी डिपेंडेंट ऑन आंगनवाड़ी? इसीलिए भी आंगनवाड़ी की क्वालिटी थोड़ी कम हो रही है। देन आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होती हैं, तो दे आर नॉट ट्रेन्ड। उनकी कोई अलग से ट्रेनिंग तो आपने की ही नहीं ना कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है ना, हाउ यू विल बी हैंडलिंग द चिल्ड्रन। तो आप जब तक वो नहीं करोगे तब तक जो है बात आगे बनेगी नहीं, वो क्वालिटी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है पोषण भी पढ़ाई भी, which aims to enhance educational activities at आंगनवाड़ीज, बट ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन इज क्रूशियल। और वो चीज़ मिस हो जाती है, तो इस चीज़ को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। फिर आप आगे देखेंगे यहाँ पे कि क्रिटिकल रोल ऑफ होम विजिट्स। सो मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट बेसिकली आप लेके आते हैं फोकस ऑन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3 थ्रू होम विजिट्स। यूएस में पेरिस स्कूल स्टडी and Odisha study with Pratham shows home visits are vital for early development. Clear? तो ये सारी चीजें हैं। अब एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो चल रहा है कि भी आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो तो ओवरबर्डन्ड है, मतलब सभी काम आप आंगनवाड़ी से करवा रहे हो। जो मैटरनिटी के लिए भी स्कीम होगी वो भी आंगनवाड़ी के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाते हो, तो दे आर प्राइमरीली प्रॉब्लम इज दिस, दे आर ओवरवर्क्ड। ओवरबर्डन्ड है, ओवरवर्क्ड है, तो उनका थोड़ा वर्कलोड जो है आपको कम करना पड़ेगा। आइदर यू हैव टू इंक्रीज द स्टाफ, वो आपको लेके आना पड़ेगा। अब बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ एक ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और दिस वाज बेसिकली एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है ये इनका। ठीक, तो पहली चीज तो समझ लो कि ये एडवाइस दी गई है विच माइट नॉट बी लीगली बाइंडिंग, है ना। तो सिंपल सी बात ये उठा रहे हैं कि देखो किसी भी चीज को लीगली ओब्लाइज करने के लिए यू नीड टू हैव अ मेजरेबल एट्रीब्यूट। हर एक कंट्री के हिसाब से आपको वो लेके आना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक कंट्री का जो डोमेस्टिक लॉ है, ठीक, वही ये कर सकता है। तो इट मीन्स दैट जिन कंट्रीज ने कोई डोमेस्टिक लॉज नहीं बना रखे क्लाइमेट चेंज को लेके, चीजें उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। प्रेजेंटली क्लाइमेट सिग्नल्स दे आर क्वाइट वीक, impacts are amplified but not solely the attributables. Okay, so impact है, कितने हैं, कैसे हैं, कोई कुछ नहीं बता सकता आपको। फिर पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो देर आर इंटरनेशनल मैकेनिज्म दैट लाइक यूएनएससी। कोई भी अगर आप एक्शन लेने जाओगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको ब्लॉक कर सकता है ना, बिकॉज समथिंग विच इज इन अगेंस्ट यूएस इंटरेस्ट और से चाइना इंटरेस्ट। ये दो बड़ी इकोनॉमीज हैं जो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो इन्हीं के अगेंस्ट अगर कुछ होगा तो बाकी जो है मतलब दे विल ब्लॉक इट, वो उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को पास ही नहीं होने देंगे। तो ये दिक्कत आ जाती है इसके अंदर। एंड एनफोर्समेंट चैलेंज बिल्कुल है यहाँ पे, हिस्ट्री ने दिखाया है हमें। यूएस रैंडमली विड्रॉ कर गया था क्लाइमेट कमिटमेंट से, तो दिस इज द एनफोर्समेंट चैलेंज भी। आप इसको लागू कैसे कराओगे? नाउ यूएस इज द मेजर पोल्यूटर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोल्यूटर है, और वही जो है इससे बाहर हो रहा है। हाउ विल यू एश्योर द क्लाइमेट चेंज? ओके, कैसे करोगे? आपकी फाइट चलेगी कैसे? तो ये दिक्कत चलती है। फिर उन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड बनाया है स्पेसिफिकली फॉर डेवलपिंग नेशंस जिनको नुकसान हो रहा है, ठीक है, इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से। अब इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत लिमिटेड है। वेल्दी नेशंस अनलाइकली टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल मनी। पैसे का मामला है भाई, सिंपल सी बात, और वो इस चीज को लेके पैसा आसानी से देने वाले नहीं है। नेगोशिएशंस चलते रहते हैं, थिंग्स मूव्स ऑन, बट कुछ भी कुछ कंस्ट्रक्टिव या कंक्रीट निकल के नहीं आता है यहाँ पे। क्लियर? तो दूसरी चीज है, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके ओपिनियंस ये गाइडलाइंस हैं, एनफोर्समेंट इनका नहीं होता। ठीक है, गाइडलाइंस आप लेके आ रहे हो, डिपेंड करता है कि सामने वाली पार्टी उसे कैसे परसीव कर रही है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। एंड
नेशनल इनएक्शन मेजर प्रॉब्लम यही है कि जब तक डोमेस्टिक लॉज नहीं होंगे इन कंट्रीज के, आप उम्मीद ही छोड़ दो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कभी लड़ाई होगी। तो ये सारी दिक्कत है। अब देखिए, पास्ट में इनइक्वालिटीज रही हैं वेस्ट और बेसिकली डेवलपिंग नेशंस के बीच में, तो वो अभी भी चल रहा है। एंड वेस्ट जो है इसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड करता है, दे डोंट केयर अबाउट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ठीक, आपको एक बात समझना है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड का राइट है कि वो डेवलप करें, और इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर देयर विल बी ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस तो निकलेगी, है ना, व्हीकल्स तो चलेंगे, ट्रक तो चलेंगे। तो आप इस चीज को कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। अब डेवलप्ड वर्ल्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड फैसिलिटेट सम स्पेस फॉर द डेवलपिंग नेशंस। अगर वो कुछ स्पेस फैसिलिटेट कर दें तो बहुत बढ़िया हो। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो दिस इज द की एंगल हियर। अच्छा, अभी क्या है कि अगर कोई लिटिगेशन आता है, रूलिंग कैन bolster द क्लाइमेट लिटिगेशन विद इन कंट्रीज स्पेशली द वल्नरेबल नेशंस। ओके, तो लोग कंट्रीज के बीच में जो उनकी जो अपनी लिटिगेशन चल रही होती है, क्लाइमेट चेंज के मामले जो भी चल रहे होंगे, उस केस में आईसीजे को नाउ रेफर किया जाएगा। और एक तरीके से प्रो क्लाइमेट चेंज वाली जो एंटिटी है वो इससे एम्पावर्ड होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। कंट्रीज के डोमेस्टिक लॉज, डोमेस्टिक पॉलिसीज, वो थोड़ा बहुत जो है इससे इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। सो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं, एंड आइडिया इज दिस, इंडिया जैसे कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड इट इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी है, एंड सबका भला इसी में है कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी लेके आए। सो अगेन दिस ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो बात है कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर बहुत सारा डेटा है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ समझिए कि भाई एट प्रेजेंट एफिशिएंसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखें तो 18 to 20% इन द फील्ड, लेबोरेटरी मैक्स ऑफ अराउंड 47% विद एडवांस मटेरियल। ओके, तो धीरे धीरे चीज़ों को एफिशिएंट बनाने के ऊपर तो काम चल ही रहा है। ठीक है, मार्केट डोमिनेंस की बात करें, ये बात हो रही है सिलिकॉन फोटोवोल्टिक, जिससे हम सोलर में इस्तेमाल करते हैं। मार्केट डोमिनेंस क्या है, 80% सप्लाई इज फ्रॉम चाइना, एंड इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 6 गीगावाट। दिस इज गोइंग टू एक्सपैंड, ये एक्सपैंड होगा, बट इस एक्सपेंशन को फैसिलिटेट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना जरूरी है। ठीक, डोमेस्टिक प्रोडक्शन किसका, ऑफ सोलर सेल्स। तो जब तक आप ये फोटोवोल्टिक मटेरियल इंपोर्ट करते रहेंगे, हमारे फेवर में नहीं होगी बात। आपको मेक श्योर करना है कि आप ये यहाँ बना रहे हैं, बिकॉज अगर आप इसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे लेके आते हैं तो देर इज अ चांस, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट एज वेल। यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट पे भी डाल सकते हैं। और कहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे आप, अफ्रीका के अंदर। तो ये आत्मनिर्भरता का सिर्फ एंगल आपकी डोमेस्टिक डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए नहीं होता, ये ग्लोबल पिक्चर दिखाता है। ठीक है, कैसे आप ब्रॉडली सोच सकते हो और आप इसको एक्सपोर्ट पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर यू कैन से न्यूज आर्टिकल इज हाईलाइटिंग। अच्छा, अभी क्या है कि वी रिक्वायर लार्ज लैंड एरिया एज एफिशिएंसी पीक्स अराउंड 18%। बिल्कुल आपको चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे स्कार्स जो रिसोर्स है वो लैंड ही है। ठीक है, तो राइजिंग लैंड कंस्ट्रेंट्स है, अर्बनाइजेशन के कारण लैंड मिलता नहीं है, एंड देर इज स्लो रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू डिमांड। डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कम ही है। तो सिंपल सी चीज़ देखिए, हो क्या रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, हम अभी भी थर्मल के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब 1990 में इट वाज 350 ppm, नाउ इट इज़ 425 ppm। तो बहुत मतलब इंक्रीज हुआ, और आगे जाके ये और भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे एनर्जी डिमांड्स बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होंगे। क्लियर। तो कोस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो आप इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करके चीज़ें बना सकते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन वैसे बनता है, बट अगेन द पॉइंट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली एक्टिविटी, इतना आसान ये भी नहीं होता। और पावर बहुत सारी चाहिए इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट,
दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस। अच्छा, अब एक चीज हमें लेके आनी है, तो वी कैन गो फॉर द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन यूजिंग ग्रीन अमोनिया एंड मीथेनॉल एज अ ट्रांसपोर्टेबल हाइड्रोजन कैरियर्स। ओके, तो इसको हम लेके चल सकते हैं। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज एन आइडिया। इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस मींस mimics the natural photosynthesis to convert sunlight, water and CO2 directly into fuels like methanol and ammonia। तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो इसके सिस्टम को आप डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ना कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, एंड दिस इज गुड आइडिया। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें लेके आने हैं। अब बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशन की, और ऐसा बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चरल क्रैक्स एमर्ज हुए हैं। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इंडिया इज अ राइजिंग पावर। ठीक, एंड पॉइंट इज दिस, जो भी राइज करता है इट इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ। जो एग्जिस्टिंग पावर में बैठे हुए हैं वो कभी भी किसी नीचे वाले को ऊपर नहीं आने देंगे। तो हमें ये रियलिस्टिक होकर चीजों को समझना है। तो हम राइजिंग पावर हैं और हमारा राइज इतना ज्यादा स्मूथ नहीं होगा। दैट इज द की पॉइंट। अब देखिए इंट्रोडक्शन इस चीज का, तो डिस्पाइट बीइंग लॉर्डेड एज लैंडमार्क पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी, इंडिया यूएस रिलेशन जो है उसमें स्ट्रेन आ गया है। और कई सवाल हैं कि क्या ये टेम्परेरी ग्लिच है डोनाल्ड ट्रंप के कारण, या लॉन्ग टर्म में जो है स्ट्रक्चरल चेंज आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात समझिए कि भी हमारा जो रिलेशनशिप है दोनों के लिए ही हम प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं। दोनों के लिए इंडिया यूएस रिलेशनशिप हाई प्रायोरिटी में काउंट होता है, और हम स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पे एम्फेसिस करते हैं। ये छोटे मोटे फिजर्स जो हैं ये चलते रहते हैं, है ना। और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं, न्यू वर्ल्ड इज देयर। ठीक, तो पॉइंट इज दिस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड। ओके, तो ये एक चीज आ रही है, दुनिया जो है वो बदल रही है, नई शेप में आ रहे हैं हम। तो अगर आपने देखा होगा कि 1990 से 2003 आप कह सकते हैं कि इट वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ओके, एंड दिस यूनिपोलर वर्ल्ड वाज बेसिकली डोमिनेटेड बाय यूएस। देन देयर वाज दिस राइज ऑफ चाइना व्हिच टुक प्लेस। ओके, और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम जा रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। और डेफिनेटली दोज हु हैव बीन द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, जो पहले यूनिपोलर के फायदे जिनको हो रहे थे अब वो थोड़े हिलेंगे। यूएस भी वैसे ही हिल रहा है ना। सो दिस इज हाउ द पॉइंट इज। ओके, तो पॉइंट इज दिस, वो एक चीज हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया का क्या एम्बिशन है, और इंडिया की जो है ग्रेट पावर डिल्यूजन्स रहती हैं। ठीक, वो चीज दिक्कत वाली है इन्होंने, इसलिए इन्होंने वार्निंग भी दी है। तो अभी एट प्रेजेंट यूएस के अंदर बाई पार्टीसन सपोर्ट है कि इंडिया के साथ रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए, बट क्या इंडिया जरूरत पड़ने पर यूएस की तरफ जाएगा, या हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नाम देके पूरी दुनिया को घुमाते रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोलराइज्ड वर्ल्ड में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है ये। ठीक है, तो प्रेजेंट असेसमेंट क्या है, मोदीज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी and has increased India's regional and global assertiveness, including the military response to terrorism। ये भी हमने देखा है ना। तो दिस इज, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या ये इंडिया का राइज है, दैट पीपल आर यू कैन से आस्किंग हियर। ठीक, तो यूएस perceives India's actions on nuclear and security issue as destabilizing, especially concerning the nuclear stability and regional conflict। तो यूएस का ये जो इंडिया के सर्टिनेस है वो शायद पसंद नहीं आ रही है, एंड यूएस व्यूज इंडियाज टाइज विद रशिया एंड ईरान एज प्रॉब्लमेटिक, और इसीलिए भी उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं। एंड इंडिया इज एंगेजिंग विद ब्रिक्स एज वेल, जो कि बेसिकली डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है ना। तो ये सारे मुद्दे एक साथ क्लब हो गए हैं, और इन सब में यूएस ट्रम्प को बेसिकली प्रॉब्लम है। तो ये रीजन है, स्ट्रेन तो आएंगे ही आएंगे, इस टाइप की चीज चलेगी तो। And US-India relations are strained over India's neighbor policy, especially regarding Pakistan and China। वो भी एक कंसर्न है। Now US की बात करेंगे तो US is engaging with Pakistan। अब क्या करोगे आप, इसको तो रोक नहीं सकते।
तो ये भी एक डेवलपमेंट है जो डाउनफॉल दिखा रहा है हमारी इक्वेशन के बीच में। सो देर इज दिस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन दैट इज गोइंग ऑन कि यूएस, चाइना, रशिया, पाकिस्तान इन सब के साथ किस तरीके से डील कर रहा है। तो ये हमारी जो इंडिपेंडेंट रीजनल पॉलिसी है उसके साथ कंफ्लिक्ट में आएगा ही आएगा। आई एम टेलिंग यू कि हम डिक्टेशन नहीं लेते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है और हम डिक्टेशन नहीं लेते हैं। इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस यूएस के साथ हमारे रिलेशन जो है वो इसी तरीके से चलेंगे। बट फंडामेंटली प्रायोरिटी जो है वो दोनों ही देश समझ के चलते हैं। ठीक है, दोनों ही कंट्रीज के लिए प्रायोरिटी है इंडिया यूएस रिलेशन, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये सब चलेगा। एंड पॉइंट इज दिस, अगर ट्रेड डील अच्छे से हो जाती तो हमारी इक्वेशन जो है वो बूस्ट हो जाती उससे। मामला तो ट्रेड का है जो यहाँ अटका है, दैट इज द की पॉइंट हियर। ठीक। सो दिस इज व्हाट हैज बीन द केस एंड मेजरली थिंग्स आर कवर्ड। चीजें हमने कवर कर ली हैं यहाँ पे। ओके, so that's it for the day then. Thank you very much. Have a great day. Stay tuned, stay connected.